आदाब नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका बिजनौर एक्सप्रेस में। मैं हूँ वसीम बारी, मेरे साथ हैं आफ़ताब आलम साहब और कैमरामैन फरमान शेख। स्किन शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कहलाया जाता है और इस स्किन को सजाने और सँवारने में आज की यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। अफ़सोस तब होता है जब लैक ऑफ नॉलेज की बिना पर अपनी स्किन के साथ खुद खिलवाड़ हो जाता है, फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, फिर उसको बहुत सारे बुरे अंजाम भुगतने पड़ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी से है और आज हम जिस शख्सियत को आपसे मिलाने जा रहे हैं, मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी दुनिया की मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। मेडिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सदफना, जो एक डेंटिस्ट भी हैं, आज हमारे साथ हैं और आज हम उनसे बहुत सारे ऐसे सवाल करेंगे जो कि जिसका आपको बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। सबसे पहले मैं इस्तकबाल करता हूँ डॉक्टर सदफना साहब का सलाम नजीबाबाद पर, बिजनौर एक्सप्रेस पर। और आज ही हमारा प्रोग्राम कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट से है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से है, मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी। और इसमें बहुत सारे सवालात हमारे पास मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि आज इन सारे सवालात से हमारे जो नाज़रीन हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो पूरी तरीके से तसल्ली बख्श आप उनको जवाब देंगे और उससे सेटिस्फाई होंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना इंट्रो दें, जो हमारे नाज़रीन आपको देखेंगे, देख रहे हैं, आप उनके अपने बारे में बताइए, आप क्या हैं, कहाँ से आपने क्या किया है? अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं डॉक्टर सदफ नाज़, मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूँ और मेडिकल एस्थेटिशियन या कॉस्मेटोलॉजिस्ट कह सकते हैं। पिछले 10 साल से नजीबाद में नगर पालिका के पास मेरा क्लिनिक है, रूट्स डेंटल केयर के नाम से। सुभारती विश्वविद्यालय की मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और आप सबके बीच में मैं यहाँ मौजूद हूँ। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम क्वेश्चंस को बखूबी तौर पे सिंपलर अंदाज में लोगों तक ये बता सकें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डेंटिस्ट तो आप हैं, लेकिन मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी में कितने पीरियड से आपको काम करते हैं? तकरीबन 2 साल हो गए मुझे करते हुए। इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि श्योर। आजकल देख रहे हैं कि 15 से 20 के बीच की जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके एक यानी कि मुहासे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो फिर होम रेमेडीज़ वगैरह ऐसे यूज़ करते हैं, फिर वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं। आखिर इसका रीज़न क्या है और इसका सिंपली ट्रीटमेंट क्या है? कुछ होम रेमेडीज़ के साथ भी बताइएगा। बिल्कुल। बताइए। तो पहले तो देखिए मुहासे जिसको हम टर्मिनोलॉजी में आसान शब्दों में एक्ने कहते हैं। तो पहले जी। तो एक बहुत बेसिक सा ये समझना पड़ेगा कि एक्ने क्या होता है। हमारी जो स्किन या चमड़ी जो होती है उसके ऊपर हेयर फॉलिकल्स होते हैं। जब ये हेयर फॉलिकल्स गंदगी या ऑयल या पसीने से ब्लॉक हो जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, या तो वो पिंपल के फॉर्म में या ब्लैक हेड व्हाइट हेड की फॉर्म में अपीयर होते हैं। अब कई बार क्या होता है, हल्का फुल्का अगर एक्ने हो रहा है तो वो तो लोग नॉर्मल, मैं अभी घरेलू नुस्खे भी आपको बताऊंगी, लेकिन तरीका ये होता है कि इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया या हमारा प्रैक्टिकल वर्क हो गया। अगर मेडिकल ग्राउंड पे हम बात करें तो जैसे और क्रीम्स हो गई, लोशंस हो गए या टैबलेट्स या एंटीबायोटिक्स जो लेनी पड़ेगी, उसके लिए डेफिनेटली पेशेंट्स को किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रैक्टिकल होता है, जिसमें हम कर रहे होते हैं, जिसे हम केमिकल पील्स बोलते हैं। केमिकल पील्स क्या होते हैं? ये मेडिकल ग्रेड सेफ मेडिकल सॉल्यूशंस होते हैं जो एफडीए से अप्रूव्ड होते हैं, जो हम स्किन पे जैसे ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक, मैंडेलिक, लैक्टिक एसिड, ये अलग अलग पील्स अलग अलग मात्रा या कॉन्सेंट्रेशंस में होती है, जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से क्या होता है कि जो डर्ट होती है वो हट जाती है, या अंदर जो इन्फेक्शन होगा वो हट जाएगा टेम्परेरली, और 4 या 5 दिन के बाद स्किन बेहतर होनी स्टार्ट हो कोई साइड जाएगी। इफ़ेक्ट? साइड इफेक्ट एज सच नहीं होता है, डेफिनेटली ये आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की गाइडेंस में ही होगा, खुद आप एट होम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ध्यान ये रखना होता है कि ये नहीं कि आप अपनी समझदारी से उसके बाद कुछ भी अपने आप फेस वॉश लगा लें या कुछ कर लें। 4 से 5 दिन या हफ्ता भर आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि स्किन की क्या कंडीशन है। एक बहुत अहम जिस चीज़ में ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि एक कॉन्स्टेंट SPF 30 से ऊपर वाला सनब्लॉक पेशेंट इस्तेमाल करें। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं घरेलू नुस्खे के। तो घरेलू नुस्खे सबसे आसान तो ये है कि मुल्तानी मिट्टी बहुत ईज़िली अवेलेबल है, जिसको हम फुलर अर्थ भी कहते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एक बहुत पतला पेस्ट उसका आप रोज़ वाटर के साथ बनाएँ, और जहाँ पे एक्ने हो रहा है सिर्फ़ उस पॉइंट पे 15 से 20 मिनट, जब तक वो आपका मुल्तानी मिट्टी ड्राई ऑफ नहीं हो जा रही तब तक आप लगाएँ, सूख जाए उसको हटा के फिर उसके ऊपर एक बेहतर मॉइस्चराइज़र या सनब्लॉक से उसको पैकअप कर लें। या एक दूसरा जो हम टेक्निक अपना कर सकते हैं वो होती है शहद और लिकोरिश रूट। लिकोरिश रूट यानी मुलैठी की जड़, जो नॉर्मल आयुर्वेदिक आपको हुँ। शॉप्स पे अवेलेबल हो सकती है। क्या करना है, थोड़ा-सा आधा चम्मच शहद लेना है, उसके साथ जो मुलैठी की रूट है उसको घिस के
इक्वल क्वांटिटी में उसको मिक्स कर लेना है। जहाँ पे भी एक्ने आपको दिख रहा हो 15 मिनट वहाँ पे अप्लाई करने के बाद उसको वॉश ऑफ कर देना है। बट ये चीज़ ध्यान रखनी की है, ये बहुत ही नॉर्मल या माइल्ड केसेस अगर आपको दिख रहे हैं कि हल्के-फुल्के कील या मुहासे हो रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वाक़ई बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है, तो येस डेफ़िनिटली आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। या कोई अंडरलाइंग आपको हेल्थ इश्यू तो नहीं है, जैसे कोई हार्मोनल चेंज तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन डाइटरी वगैरह। डेफ़िनिटली अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, या गर्ल्स में हम देखते हैं पीसीओएस या पीसीओडी की दिक्कत है, तो डेफ़िनिटली आपको फिर एक गायनेकोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। नॉट दैट आप हर चीज़ अपने लेवल पे करके ठीक कर सकें। या नाज़रीन, जैसे कि आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ना कि डर्मेटोलॉजी से। ये एक बिल्कुल। अपनी अलग ब्रांच है और ये इससे इसका ट्रीटमेंट सब कुछ अलग ही होता है, इसके डॉक्टर्स अलग होते हैं। मैम से हम जो बात कर रहे हैं, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सिर्फ़ मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी के रिलेटेड बात कर रहे हैं। मैम, अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं चलूँ तो सबसे पहले पिगमेंटेशन या मेलाज़्मा ये क्या चीज़ होती है? ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंडली ये है कि और इनका क्या ट्रीटमेंट होता है? और इस नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बारे में पूछना, 2 बातें आप मुझे बताइए बिल्कुल। पहले। तो देखिए पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन, पहले तो आसान शब्दों में समझा जाए पिगमेंटेशन क्या होता है, कि हमारी बॉडी या स्किन अपने आप में एक ब्लैक कलर का पिगमेंट यानी एक ब्लैक कलर का पदार्थ अपने आप स्किन बनाती है, जिसको मेलेनिन कहते हैं। हुँ। अब अमूमन तौर पे जो हम सबका जो कलर है वो ये होता है कि किसी की स्किन पे मेलानिन का कंसंट्रेशन कम होता है तो वो गोरा हो गया, किसी पे थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो डार्कर कॉम्प्लेक्शन का हो गया। जब ये मेलानिन पिगमेंट किसी एक जगह पे नॉर्मल से ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो उस केस को हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है? अब इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले कॉमन में हम देखते हैं हमारी फीमेल्स को, जिनके पता चले डिलीवरी हुई, बेबी हुआ, बेबी होने के बाद में अचानक से हमें दिखेगा कि जी, जी, फोरहेड जी, पे बिल्कुल। या यहाँ चीक वाले एरिया पे उनको अचानक से पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो गया, जिसको कहते हैं मेलाज़्मा हो गया, मेलाज़्मा हो गया। तो कुछ नहीं, पिगमेंटेशन वहाँ पे आके स्टबर्न पिगमेंट वहाँ पे आके रुक गया। या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन बी 12 की कमी है, या थायराइड इम्बैलेंस है, या कई बार क्या होता है कि एक्ने पेशेंट को हुआ, उसने क्या करा, आपने स्क्रैच करना स्टार्ट कर दिया। आपको एक्ने आ रहा है, आपने फोड़ा, पस निकाला, आपने साफ करा, मुंह धोया, छोड़ दिया। तो ग्रेजुअली क्या होगा कि उस एक्ने की वजह से भी निशान आने शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम हाइपर पिगमेंटेशन या मेलाज्मा कहते हैं। ठीक है, इसका एक तो बहुत अहम जिसको ट्रीटमेंट है मेडिकल ग्राउंड पे तो हम बता ही रहे हैं, एक बहुत अहम ये है कि आप सबसे पहले सन से अपने आप को बचा रखें। अच्छा। ये बहुत बहुत अहम है, क्योंकि जहाँ पे मेलानिन पिगमेंट का ज़्यादा असर होगा, जहाँ पे ज़्यादा पिगमेंटेशन होगी, वहाँ पे सन एक्सपोजर अगर हुआ तो वो उसको और इंक्रीज़ करेगा। मेलानिन एक तरीके से हमारी प्रोटेक्शन भी है। जैसे अगर हम देखें कि हमारे पापा लोग वगैरह जब बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हम देखेंगे उनकी आस्तीनों के नीचे वाला हिस्सा तो काला हो गया, बिल्कुल। बट ऊपर वाला जो कवर्ड हिस्सा है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन का है। वही हाल हमारा सन ब्लॉक करता है। सन ब्लॉक क्या करता है, एक तरीके से उसको कवर अप कर देता है, सो दैट वो एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना देगा कि वहाँ पे सन का एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होगा और फर्दर स्किन डैमेज नहीं होगी। अब इसमें थोड़ा-सा मैं एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि व अभी आने 1-2-3 महीने के बाद मौसम चेंज हो जाएगा, नो हुँ, डाउट। तो उसमें गर्मी में होगी तो धूप में तो चलना ही पड़ता है। तो हुँ, फेस हुँ। के लिए क्या यूज़ करेंगे धूप में निकलने से पहले सबसे पहले थोड़ा-सा? फेस को कवर अप करें। अच्छा। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अगर आप हैट्स या हेड कैप्स को कवर करें, सो दैट वो एक ऐसी फ़िल्म बना दें ताकि अगर धूप आपकी आ रही है तो कम से कम फ़ोरहेड या आईज़ या नोज़ वाला पार्ट जो बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ हैं वो हमारे बचे रहें। प्लस एक बेहतर सनस्क्रीन एसपीएफ 50, एसपीएफ 30 से ऊपर वाली विंटर्स में, और समर्स की तरफ जाएँ तो 40-50 तक वाली यूवीए और यूवीबी दोनों रेज़ को जो प्रोटेक्ट कर सके। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो ट्रीटमेंट में फिर वही बात आती है कि अगर हम सीरम्स और क्रीम्स की तरफ जाएँ तो डेफ़िनिटली अगर कोई अंडरलाइंग आपको हेल्थ इश्यू है, तो डेफ़िनिटली आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कनेक्ट करें, ठीक है? उसके अलावा जो प्रैक्टिकल वर्क है, उसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक जो नई बिल्कुल टेक्नीक है जिसको हम माइक्रो नीडलिंग कहते हैं, ये बिल्कुल नया ट्रीटमेंट है। माइक्रो नीडलिंग में क्या होता है, एक डर्मा पेन होता है, जैसे हम पेन से लिखते हैं, उसी तरीके से एक डर्मा पेन होता है। उसके ऊपर छोटी-छोटी नीडल्स होती हैं, वो अलग-अलग नंबर्स की होती हैं, कोई जी। 12 नंबर की, कोई 36 नंबर की, बहुत छोटी-छोटी, जैसे हम वो तुरपाई वाली सुई होती है, उसका मान लीजिए कि उसका छोटा वर्ज़न हमारा, बहुत सारी सुई होती हैं, वो हम स्किन को नम करते हैं। जैसे सपोज़ कहीं पिगमेंट है, किसी पेशेंट को हैंड पे पिगमेंट है, तो इस एरिया को हमने नम करा, नम करने के बाद शायद माइक्रो आप नीडलिंग फेस से पीआरपी के बारे में बता रही हैं। हाँ, फेस पीआरपी थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता अच्छा, है, अच्छा, वो चलिए। भी मैं आपको बताऊँगी क्या है। तो माइक्रो नीडलिंग में क्या होता है कि हम एक तरीके से ज़ख्म बनाते हैं स्किन के अंदर। जब वो ज़ख्म बनेंगे तो अंडरलाइंग कोलेजन और इलास्टिन
बॉडी कहेगा कि ये ज़ख़म हो रहा है, इसको हमें रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए ब्लड फ्लो वहाँ पे या ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी। जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो नया कोलेजन भी बनेगा, इलास्टिन भी बनेगा, यानी एक तरीके से नई खाल बन के आएगी। जब नई खाल बन के आएगी तो ऊपर का जो पिगमेंट है वो ग्रेजुअली हल्का या फेडर लगेगा हमें, और नीचे से नई स्किन, फ्रेशर स्किन हमारी निकल के आएगी। अब माइक्रो नीडलिंग हम जो है डायरेक्ट जो करते हैं, केवल इन करके हमने ज़ख़म बना के नहीं छोड़ना होता है, उसके साथ कुछ प्री फैब्रिकेटेड मीज़ो सीरम्स बोलते हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स के पास मेडिकल ग्रेड सीरम्स आते हैं, वो हम एक तरीके से स्किन के अंदर उन डर्मापेन के थ्रू अंदर डालते हैं। जैसे कि सपोज़ एक आंगन है, आंगन में हमें पानी निकालना है, तो हम बहुत सारे नालियाँ बना देंगे ताकि एक तरीके से वो चैनल्स क्रिएट हो जाएँ। वही हमारी माइक्रो नीडलिंग का काम है कि वो मीज़ो सीरम्स उन छोटे-छोटे चैनल के थ्रू स्किन के अंदर, सुपरफिशियल स्किन यानी ऊपर से नीचे वाली जो स्किन है, उसमें चले जाएँगे और ग्रेजुअली नई स्किन बना देंगे। अब आप जैसे बात कर रहे थे फेस पीआरपी की, फेस पे आती तो है। फेस पीआरपी थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है माइक्रो नीडलिंग से। फेस पीआरपी में क्या होता है, इट इज़ लाइक आपकी बॉडी से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी बात करूँ, सपोज़ आपको कहीं पिगमेंट है, तो या हमें एट द सेम टाइम हमें ये लग रहा है कहीं एक्ने का ज़ख्म या एक्ने का स्कार बन के रह गया है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, आपका ब्लड विथड्रॉ करेंगे। ब्लड विथड्रॉ करने के बाद ट्यूब्स आती हैं, उनको हम सेंट्रीफ्यूज, जैसे हम जब ब्लड सैंपल हम देते हैं, देखते हैं ना एक गोल-गोल चक्री प्लाज्मा वाली एक उसमें निकालते प्लाज़्मा हमें निकालना होता है, तो वो प्लाज़्मा हम विथड्रॉ कर लेते हैं। तो जो हमारे पास प्लाज़्मा आता है, वो क्या होता है, वो प्लेटलेट्स से भरपूर होता है। प्लेटलेट्स के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे हर एक चीज़ की फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं बॉडी में। तो अब इसको पीआरपी को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो हम माइक्रो नीडलिंग की हेल्प से उस प्लाज़्मा को स्किन के अंदर डिलीवर कर दें, ताकि वो नीचे जाके आस-पास की जो सोई हुई स्किन है, उसको कहे कि नहीं भाई अब तुम नई स्किन बनाना स्टार्ट करो, सो दैट ये नई चीज़ जो रिपेयर होनी है चीज़ें, ये ठीक हो जाए। तो इससे एक तो स्किन शाइनर लगनी स्टार्ट हो जाएगी, जो साइन्स ऑफ एजिंग है वो कम होने स्टार्ट हो जाएँगे, या जैसे कोई स्किन का स्कार बना हुआ है तो वो धीरे-धीरे हील होना स्टार्ट हो जाएगा। या हम इंसुलिन सिरिंज के थ्रू डायरेक्टली पीआरपी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यस, ये दोनों ही ट्रीटमेंट एनी रिएक्शन और साइड इफेक्ट? नहीं, पीआरपी रिलेटिवली बहुत सेफ है। जो ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि बिल्कुल एसेप्टिक एनवायरनमेंट है। यू शुड हैव सर्जिकल ग्लव्स, जो आपकी ट्रे है वो बिल्कुल स्टरलाइज़ होनी चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर स्टरलाइज़ेशन प्रोटोकॉल होना चाहिए, और एट द सेम टाइम उसको डिस्पोज़ ऑफ करने का आपके पास पूरा तरीका होना चाहिए। नॉट दैट आप कोई भी गंदगी, डेफ़िनिटली अगर आप एक गंदगी में किसी की अगर आप मलम पट्टी भी कर देते हैं तो वो भी इन्फेक्ट हो जानी है ना? वही अगर आप एसेप्टिक एनवायरनमेंट में करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। एंटी एजिंग उपचार क्या चीज़ होती है? उसे बोटॉक्स और मेसो बोटॉक्स जैसे क्या चीज़ है, इन तीनों के बारे में अच्छा, थोड़ा-सा ठीक है। बताइएगा? देखिए, एक चीज़ होती है कि आजकल की जो दुनिया है, एवरीबॉडी वांट टू लुक यंग, हुँ, नोबडी वांट टू ग्रो ओल्ड। हर किसी को लग रहा है कि हमारी एक चेहरे पे झुर्रियाँ भी नहीं आनी चाहिए, एंड वी शुड ऑलवेज़ लुक फ्रेश। हम सुबह उठें, हमें किसी दिन भी हमें कोई ये पलट के ना कह दे कि यार कुछ बुढ़ापे का तुम्हारा दिखना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? तो एक चीज़ क्या होती है, इसको कहते हैं हम सेलुलर लेवल पे बुढ़ापा आना है, यानी कि नो मैटर आप कितने भी हथकंडे अपना लें, बट एज़ यू प्रोग्रेस इन योर एज, जैसे 40, 45, 50 जब आप करेंगे, तो नेचुरल हर एक सेल का जो वर्किंग होगी या वो फंक्शनैलिटी होगी, वो धीरे-धीरे कम होने स्टार्ट हो जाती है। यानी सेलुलर लेवल पे या बायोलॉजिकल क्लॉक जो है आपकी, जो घड़ी टिक-टिक कह रही है कि जी अब आपका बुढ़ापा आ रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। बट देयर आर मेथड जिससे उसको हम मास्क या ढाँक सकते हैं। यानी इस तरीके से कोई सेलोफेन शीट चढ़ा दी जाए कि अंदर क्या हो रहा है पता ना चले। उसमें एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पास केम मेडिकल के पास होता है ये जिसको हम फैसिलिटी बोटॉक्स कहते हैं। नजीबाबाद में अवेलेबल है? यस, सुन मेसो रहे हैं? बोटॉक्स का एक डेंटल में भी बहुत अच्छा रोल है, मैं आपको बताना चाहूँगी। हम जनरली ये कर रहे होते हैं। तो बोटॉक्स क्या होता है, ये एक बॉट्यूलिनम टॉक्सिन है। टॉक्सिन यानी जो नुकसान पहुँचाएँ, बट अगर सही तरीके से, हर एक चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर सही तरीके से, सही रेशियो में बोटॉक्स को यूज़ करा जाए, उसके बहुत फ़ायदे हैं। अब एंटी एजिंग में क्या होता है कि बोटॉक्स का काम क्या होता है कि ये एक न्यूरोटॉक्सिन है, यानी कि जो नर्व हैं या जो नसें हैं, जो मसल्स को कुछ सिग्नल्स दे रही हैं कि तुम्हें अब सिकुड़ना है या तुम्हें रिलीज़ होना है, ये काम जो न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, इसको टेम्परेरी रोक देता है। यानी जब हम देखेंगे बुढ़ापे की तरफ, तो हमें लगेगा कि यहाँ हमारी, अगर ऐसे जी। गुस्सा में दिखाएँगे तो ये लाइन्स
जैसे जैसे हम अगर अपने एल्डरलीज को देखें तो हमें लगेगा कि परमानेंट यहाँ लाइन आनी स्टार्ट हो गई, या जब वो ऐसे आंखें करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लगेगा कि ये लाइंस आ रही हैं, इसको हम फ्राउन लाइंस कहते हैं या 11 लाइंस कहते हैं, या जो यहाँ लाइंस आती हैं इसको क्राउ फीट्स कहते हैं, जैसे वो कबूतर के पंजे है ना, या कौवे के पंजे जैसे होते हैं, तो वो यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस आती है। तो हम क्या करते हैं, बोटॉक्स को डाइल्यूट करते हैं, वो भाई डॉक्टर डिसाइड करेगा कि वो उसको किस अंदाज में करना है, और यहाँ पे अप्लाई कर, यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं या यहाँ कर देंगे, या किसी को बात करते हुए लग रहा है कि यहाँ पे फेस पे भी झुर्रियाँ आनी स्टार्ट हो रही हैं, तो बहुत ही कम डोजेज में उसको डाइल्यूट करने के बाद, डिपेंडिंग पेशेंट का फेस का क्या कंडीशन है, या जब वो मूवमेंट करना है, ये डॉक्टर को एनालाइज करना पड़ेगा कि वो जब मूवमेंट कर रहा है उसको कितने डायनामिक मूवमेंट्स किसी एक्सप्रेशन के साथ रिंकल्स आ रहे हैं, डायनामिक रिंकल्स बोलते हैं इसको। एक तो हो गया कि बुढ़ापे की परमानेंट झुर्रियाँ आ गई, वो स्टैटिक है। डायनामिक इज जब पेशेंट मूव कर रहा है या बात कर रहा है तो उसको कहाँ कहाँ झुर्रियाँ आनी हैं, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, उसको हम बोटॉक्स और मीजो बोटॉक्स कहते हैं। मीजो से कहने का मतलब ये है कि उसको और फर्दर हमने डाइल्यूट करके तब लगाया। अब इसका मैं डेंटल के साथ और कोरिलेशन बताऊंगी जो बहुत ही खूबसूरत है। जैसे अगर हम देखें, जैसे अक्षय कुमार है, अगर हम उसको स्माइल करते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं नॉर्मल से ज़्यादा उसके गम्स विजिबल होते हैं, ठीक है, तो उसको गमी स्माइल बोलते हैं। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि इस लिप की मूवमेंट को होल्ड करने के लिए हम लिप यहाँ पे बोटॉक्स देते हैं, ताकि जब पेशेंट बात करे तो नॉर्मल से ज़्यादा उसके मसूड़े दिखाई नहीं दें और वो जो गमी स्माइल है उसको क्योर करा जाए। माइग्रेन की कंडीशन में भी बोटॉक्स दिया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक और, कई बार क्या होता है जब पेशेंट सो रहे होते हैं या बहुत स्ट्रेसफुल स्टेट में होते हैं तो उनको दांत किटकिटाने की आदत होती है, जिसको नाइट ब्रक्सिज्म या ग्राइंडिंग भी कहते हैं, कि वो उसको पता ही नहीं चल रहा है, मसल ऐसे मूवमेंट कर रही है कि जब वो सो रहा है तो पता चल रहा है कि यहाँ उसको दांत किटकिटा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे खाने वाली जो मसल होती है, जो मेन, जिसको मैसेटर मसल कहते हैं, ये जो हमारे गाल वाली मसल है, हम इसको रिलीज़ करने के लिए, इसकी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए हम बोटॉक्स देते हैं, ताकि सो दैट जब बंदा अपना रेस्ट कर रहा हो या सो रहा हो तो इसमें जो ये वाला मूवमेंट आ रहा है ये टेम्परेरीली ब्लॉक हो जाए। बट ये जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है ये अमूमन 4 से 6 महीना रहता है, उसके बाद फिर आपको रूटीन फॉलोअप लेने पड़ते हैं। कितना कॉस्टली होता है नियर अबाउट? बोटॉक्स कितना कॉस्टली होता है ये डिपेंड करते हैं हमें कितना यूनिट ऑफ बोटॉक्स पेशेंट में इंजेक्ट करना है। अच्छा, दिस हैज़ टू बी वेरी टेकन केयर ऑफ, कि आप अपने आप मुंह उठाए ये नहीं कि जी हमें बोटॉक्स कराना है, नो नो नो, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उसके फेस के लिए कितना यूनिट या 1 ml का कितना डाइल्यूशन की ज़रूरत है, तो इस तरीके से है। मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसमें एक पेशेंट तो मुझे लगता है मेरे आसपास ही है और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी आपके पास चीज़ के लिए अच्छा, पहुँचेगा। चलिए मैं आगे इसको लेके चलता इसको हम हूँ। होम रेमेडी भी बताना हाँ, चाहेंगे जो बताइएगा। बहुत अहम है, क्योंकि ये हम कई बार ऐसे पेशेंट्स को हम बताते हैं जो एल्डरलीज मदर्स होती हैं या दादी अम्मी वगैरह जो लोग नहीं आ सकते हैं, तो क्या करना होता है कि बनाना जो है हुँ, ना, केला, ये बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन ए और विटामिन ई का, तो इसको मैश कर लेना चाहिए। मैश करके 1 चम्मच शहद उसमें आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अच्छे से इसका एक स्लरी बना दें या पेस्ट बना दें। उसके बाद इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फेस पे लगा के छोड़ें। तो उससे जब आप उसको वाइप ऑफ करेंगे, क्योंकि केले में विटामिन ए और विटामिन ई रिच होता है, और हनी जो होता है, हनी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है। ह्यूमेक्टेंट से मतलब हो गया कि वो मॉइस्चर को, आस-पास के मॉइस्चर को तो अपनी तरफ इकट्ठा करेगा, साथ ही साथ स्किन को हाइड्रेटेड इफेक्ट देगा। ऐसा लगेगा कि वो जैसे खुश्क ना होके, क्योंकि एजिंग के साथ खुश्की भी आई रही है, तो वो नेचुरल एक जैसे वाटर को लॉक कर देगा वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और उसके बाद कई बार जैसे पेशेंट आते हैं जिनको इंस्टेंट टाइटनिंग चाहिए होती है, कि जी लटका हुआ सा चेहरा लग रहा है, कुछ करना नहीं चाह रहा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो एग होता है ना, एग का जो एग वाइट होता है सफ़ेदी, उसको आपने विस्क कर लेना है और 4 या 5 बूँद आप सिर्फ़ उसमें लेमन की, नींबू की डालेंगे, और डालने के बाद आप उसको एक पूरे फेस पे, ऑल्दो बुरा है सुनने में बट इंस्टेंट नेचुरल टाइटनिंग देता है ये, जब तक वो सूख नहीं रहा है तब तक आप लगा लीजिए। और ज़्यादा अगर बुरा लग रहा है तो परफ्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस गिव्स अ नेचुरल लिफ्टेड इफेक्ट। इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसके बारे में आपसे बात कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम को अपनी सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन बुढ़ापा तो आना ही है। बुढ़ापा तो आ नहीं।
चलिए, अगर हम आगे की बात के चलता हूँ तो थोड़ा-सा ये बताइए कि ल आजकल एक चीज़ और चल रही है लेज़र हेयर रिडक्शन की। हुँ। इसमें कितने सेशन की आवश्यकता होती है और इसका उपचार क्या है? अच्छा, ओके। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा लेज़र हेयर रिडक्शन ये बड़ा कॉमन एक पेशेंट जैसे आते हैं ना, वो मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे होते हैं कि क्या सारे बाल चले जाएँगे एक बार में? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि लेज़र हेयर रिडक्शन मीन्स कि लेज़र के द्वारा बालों को रिड्यूस यानी कम करा जाएगा, नॉट दैट रिमूवल हटा नहीं अच्छा, रहे हैं, ठीक है? तो लेज़र जैसे इसमें हम जो मशीन यूज़ करते हैं उसको डायोड बोलते हैं, ठीक है? तो लेज़र क्या होता है कि जो डायोड होती हैं, एक सर्टेन वेवलेंथ की बीम या लाइट या लेज़र एमिट करते हैं। वो जो लाइट एनर्जी है, वो हमारे जो बाल हैं, बाल क्या होता है वो नीचे एक बल्ब होता है, बल्ब से फिर एक हमारा हेयर शाफ्ट निकल के आता है। तो जो उसका हेयर फॉलिकल है, जो हेयर का जो बल्ब है या जो रूट है उसकी, वो क्या करता है उस लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र होती है वो हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी से वो हेयर फॉलिकल बर्न या डैमेज हो जाता है। इसको हम जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कहें तो सेलेक्टिव थर्मोलिसिस कहते हैं, व्हिच मीन्स के हिसाब से जो बिजली जो एनर्जी है लाइट एनर्जी वो कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी सेलेक्टिव अंदाज से उस हेयर फॉलिकल को डैमेज कर देगी। अब इसके सेशंस लेने होते हैं डिपेंडिंग कि कितने थिकर बाल हैं पेशेंट के। दूसरा एक चीज़ और, जो डायोड होता है जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो 800 से 810 नैनोमीटर वेवलेंथ का डायोड यूज़ करते हैं। ये जो डायोड होता है ये पहचानता है मेलानिन पिगमेंट को। वो ये देखता है कि जहाँ पे भी ब्लैकर हेयर होगा, ठीक है? तो वो क्या होगा वो मेलानिन क्रोमोफोर कहते हैं उसको, कि वो ये देखेगा कि अच्छा जी यहाँ पे ब्लैक हेयर है तो हमें उस मेलानिन पिगमेंट को टारगेट करना है। अगर व्हाइट हेयर्स होंगे तो उस पे जो ये रूटीन में हमारे पास लेज़र अवेलेबल है ये काम नहीं करते। व्हाइट हेयर्स के लिए थोड़े और एडवांस लेज़र्स की जैसे अलेक्जेंड्राइट होता है वो यहाँ मतलब वो फिर हमें दिल्ली एनसीआर में ही जाना पड़ेगा, वो भी बहुत ही क्रीमर जिनके वर्क प्रोफाइल है उनके यहाँ अवेलेबल होगा। नॉर्मल में क्या होता है कि धीरे-धीरे हर बार पेशेंट को बुलाया जाता है। एवरेजली 6 टू 8 सेशंस ऑफ लेज़र हेयर रिडक्शन चाहिए होता है किसी एक टारगेट एरिया पे, ताकि वो हर बार क्या हो रहा है, हर बार वो हेयर फॉलिकल्स को अंदर-अंदर बर्न करेगा, सेलेक्टिवली डैमेज करेगा, धीरे-धीरे बाल उगने वहाँ पे कम हो जाएँगे। बट इसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले किसी भी पेशेंट को जिसका हम लेज़र हेयर रिडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हमें सबसे पहले ये रूल आउट करना ज़रूरी है, जनरली फीमेल्स में ज़्यादा है, क्योंकि उनको अ, अपर लिप्स का वो बार-बार थ्रेडिंग नहीं करा सकती हैं। वैक्सिंग कराने से बर्न्स के चांसेस या स्किन की लूज़निंग या लैक्सिटी ज़्यादा हो जाती है, आप किसी चीज़ को पुल ऑफ बार-बार करेंगे। तो इस डायोड में या लेज़र हेयर रिडक्शन में क्या होता है कि हमें ये देखना पड़ेगा पेशेंट को कोई अंडरलाइंग कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है, उसको थायरॉइड इम्बैलेंस तो नहीं है या कोई पीसीओएस या पीसीओडी की दिक्कत तो नहीं है। अगर ये दिख रहा है कि अचानक से चिन वाले रीजन पे जैसे जनरली यंगर फीमेल्स हमारे पास आती हैं, अगर ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा थिकर हेयर हैं, बहुत सख्त हेयर हैं और वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो मेल पैटर्न की तरफ जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम उस पेशेंट को कहें कि आप पहले अपना एक गायनी कंसल्टेशन करिए। पहले आप गायनी से ये रूल आउट कराइए कि कोई आपको अंडरलाइंग हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको मेल हार्मोन लेवल या टेस्टोस्टेरोन का लेवल या प्रोजेस्टेरोन या हुँ। ईस्ट्रोजेन का कोई इसमें हिंड्रेंस तो नहीं है या कोई ऐसा तो नहीं कि बैलेंस इनका बिगड़ा हुआ है। जब डॉक्टर आपको कहे कि हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप लेज़र हेयर रिडक्शन की तरफ जा सकते हैं। एवरेजली 6 टू 8 सेशंस चाहिए होता है। हाँ, अगर हम ये उम्मीद करें कि लोग कहें कि जी 2 बार में ही बाल खत्म हो जाए, नो, ये पॉसिबल नहीं है। एवरेजली एक लेज़र हेयर रिडक्शन में हम उम्मीद कर सकते हैं कि 80 टू 85% लेज़र से हेयर का रिडक्शन हो जाता है। मैम लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास और टाइम भी शायद आधा पौन घंटे के बीच का हमने आपसे लिया था। जी। चलिए मैं आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और एक है कॉस्मेटिक प्रक्रियाएँ, जैसे होठों की पिगमेंटेशन है या आईब्रो की माइक्रो पिगमेंटेशन है। ये क्या चीज़ है और क्यों कराई जाती है और इसके ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं? ओके। तो ये प्योरली कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है और जैसे आजकल की दुनिया में हर किसी को खूबसूरत लगना है और कई बार क्या होता है, कई बार हेल्थ इश्यू की वजह से भी जैसे यंगर मेल्स हैं, जो स्मोकर्स हैं, बट वो क्विट करना चाहते हैं स्मोकिंग और जब वो क्विट कर रहे हैं तो वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके लिप का जो कलर है, वो रिलेटिवली पिंकिश की तरफ ना होके टुवर्ड्स ब्राउन होता है। तो लिप पिगमेंटेशन जो होता है, ये एक मेडिकल ग्रेड नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं जो प्री फैब्रिकेटेड बने बनाए आते हैं। तो हमें इसमें क्या करना होता है, स्किन को नम करते हैं हम, सुन करते हैं और सुन करने के बाद स्किन के अंडरलाइंग स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है
उसमें वो नेचुरल पिगमेंट हम डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे किसी का अगर ब्राउनर या ब्लैकिश की तरफ लिप्स है, तो उसका लिप का हम पिगमेंट को डाइल्यूट करेंगे ऑरेंज से, जो भी हमारा जी ट्रीटमेंट होएगा। उसके बाद पेशेंट जिस भी तरीके से चाह रहा है, अगर वो रेड टोन की तरफ चाह रहा है तो हम रेड पिगमेंट को यूज़ करेंगे, अगर वो पिंकिश पिगमेंट की तरफ चाह रहा है तो पिंकिश पिगमेंट के लिए। बट दिस इज डिफरेंट टू व्हाट टैटू वाले लोग आर डूइंग। टैटू में क्या होता है, वो परमानेंट इंक डालते हैं। ये क्या होते हैं, ये बायोकम्पैटिबल नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं जो स्किन में डाले जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे कई बार क्या होता है कि मेल या फीमेल्स हैं जिनको हेयर लॉस तो नहीं है, लेकिन कहीं पे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पे बाल हल्के होने स्टार्ट हो गए, बट यस वो किसी भी हेयर ट्रीटमेंट मोडालिटी की तरफ नहीं जा सकते हैं, ना वो मल्टीपल सेशंस के लिए आ सकते हैं। तो उन केस में क्या करते हैं कि स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन होता है कि ब्लैक पिगमेंट सुपरफिशियली उतने एरिया पे डाल के, ताकि टेम्परेरली उनको ऐसा लगे कि वो एरिया मास्क हो गया है। या कई बार लोग चाहते हैं, जैसे कोई टीवी सीरीज देख के उन्हें ये रियलाइज हुआ कि मेरे को तो यहाँ पे तिल बनवाना है और मैं खूबसूरत लगनी चाहिए, तो आप वहाँ पे कोई भी एक मोल का ऑगमेंटेशन भी करवा सकते हैं। दिस इज अ प्योरली कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन है, हेयर ग्रोथ थेरेपी क्या है? बालों की वृद्धि के लिए कौन कौन से उपचार आप उपलब्ध हैं और इसमें हम क्या कर सकते हैं? ओके, तो सबसे पहले हेयर ग्रोथ थेरेपी में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो है कि बॉडी के वाइटल्स या मार्कर्स को हमें चेक करना बहुत अहम है कि कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है, उसका आयरन लेवल ठीक है, आयरन फेरेटिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है, फोलिक एसिड की कमी तो नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करवाना पड़ेगा, बेसिक एक इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी पेशेंट को कि कोई कमी तो नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की कमी हो रही है तो सबसे पहले पेशेंट को हमें रेफर करना पड़ेगा एक जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास, ताकि वो जो भी मार्कर्स हैं जिसमें भी कमी फील जी। हो रही है उसको वो क्योरेबल अंदाज में उसको ठीक करवा सके। उसके बाद हमारे पास इसका जो ट्रीटमेंट आता है, जो हम रूटीन में फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं GFC। GFC PRP से थोड़ा सा एडवांस मॉड्यूल है। PRP यानी प्लाज्मा रिच प्लेटलेट प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और GFC जो होता है वो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। तो GFC में क्या होता है, हम पेशेंट का ब्लड को विड्रॉ करते हैं। पेशेंट के ब्लड को विड्रॉ करने के बाद उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, वो जो मशीन होती है उसमें प्लाज्मा निकल जाता है। अब प्री फैब्रिकेटेड ट्यूब्स आती हैं जिससे ग्रोथ फैक्टर जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स के अंदर हमारी बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो ये ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेटेड अंदाज में हम डायरेक्टली स्किन जहाँ पे भी हेयर थिनिंग हो रही है या फिर हेयर लॉस हो रहा है, वहाँ पे हम डायरेक्टली स्किन को या बालों वाले एरिया को नम करके हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। जब वो ग्रोथ फैक्टर्स हेयर फॉलिकल्स के पास जाके बहुत सारे डिपॉजिट हो गए नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होगा कि एक तो जो रेस्टिंग फेज में भी अगर कोई बाल होगा, जिसको हम डॉर्मेंट फॉलिकल्स कहते हैं, तो उनको भी एक ये हो जाएगा कि जब इतना ग्रोथ फैक्टर हमें मिल रहा है तो वहाँ से भी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेजुअली हेयर थिनिंग भी कम हो जाएगी, हेयर फॉल भी कम होने स्टार्ट हो जाएगा, और जो हेयर का शाफ्ट है वो भी थिकर होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप एक डेंटिस्ट भी हैं और आपसे अगर क्वेश्चन डेंटल से रिलेटेड ना पूछा जाए तो वो भी नाइंसाफ़ी होगी नाज़रीन के साथ। पहले ऐसे होता था कि अगर कोई दाढ़ में या दर्द हुआ तो उसको हमने कह दिया कि दाढ़ भरवा लीजिए, उसकी फीलिंग हो जाती थी। आरसीटी क्या चीज़ है और कब उसकी ज़रूरत पड़ती है? ठीक है। लेकिन आज बड़ी कॉमन सी चीज़ आरसीटी हो गई है, जहाँ पेन हुआ फ़ौरन के एक आरसीटी करा लीजिए। आरसीटी कब ज़रूरत पड़ती है इसकी थोड़ी-सी बताइए? ठीक है, ओके। तो एक इसको सादे अंदाज में ऐसे समझिए कि जो हमारा टूथ है, टूथ की 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर जो हमें व्हाइट दिख रहा है उसको एनामल, उसके 2 या 2.5 मिलीमीटर नीचे डेंटिन स्टार्ट हो जाती है और सबसे नीचे हमारी पल्प यानी नसें स्टार्ट हो जाती हैं। एक लोकल है कि नसें कटवा दो। तो क्या होता है कि जब कीड़ा हमारा फर्स्ट और सेकंड लेयर को भी पार करके थर्ड लेयर यानी नर्व तक पहुँच गया, तो पेशेंट को बार-बार रिकरेंट पेन होना स्टार्ट होगा। उसको लगेगा कि वो जितनी बार खाना खा रहा है उतनी बार वो बस कि मुझे दर्द हो रहा है, या अगर सपोज नहीं भी खाना खा रहा है तो नेचुरल पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, विच मीन्स एक कांस्टेंट नर्व को ट्रॉमा पहुंचना स्टार्ट हो गया। तो उस केस में पेशेंट बन जाता है एक फ्रैंक आरसीटी केस कि हाँ अब हम इसका फिलिंग के थ्रू किसी भी अंदाज से इसको क्योर नहीं कर सकते, हमें रूट कैनाल प्लान करना पड़ेगा। रूट कैनाल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल।
नाज़रीन, आप थी डॉक्टर सदफ नाज़ और मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी नजीबाबाद में है। थाने के पास डॉक्टर साहब की क्लिनिक है और जितने क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, टाइम बहुत कम है, क्योंकि डॉक्टर साहब को भी जाना है और जो हमारे पास क्वेश्चन अगर मैं पूछने लगा सारे, तो मुझे लगता है कि से डेढ़ घंटा यहाँ पर लग जाएगा। डॉक्टर साहब ने जिन-जिन क्वेश्चन के आपको यहाँ पर जवाब दिए हैं, आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरीके से उससे मुतमईन होंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं हुए हैं, उससे रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब के पास नजीबाबाद में ही अवेलेबल हैं। अगर कोई साहब चाहते हों या साहिबा चाहती हों कि वो इन क्वेश्चन के ज़ेर नज़र या इसके अलावा भी कोई चाहें, तो वो डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। डॉक्टर साहब की क्लिनिक थाने के पास नवाबगंज में डॉक्टर सदफ नाज़ के नाम से है और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब लास्ट में अपना आप थोड़ा-सा एक बार और जो नाज़रीन हैं, उनको आप बता दीजिएगा कि आपकी क्लिनिक कहाँ पर है और आप किस वक़्त वहाँ पर बैठती हैं? श्योर। अ, जब आप नगर पालिका से टुवर्ड्स कुमार ज्वेलर्स चलेंगे, तो मुश्किल से 20 या 30 मीटर्स दूर ही डॉक्टर अखलाक साहब से आगे लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा रूट्स डेंटल केयर, डेंटल और कॉस्मेटिक क्लिनिक के नाम से है। दिस इज़ माय 11th ईयर अब उस क्लिनिक में, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल विंटर्स हैं, तो टाइमिंग हम एवरेजली 11 टू 2 और शाम में 5 से 7:30 रख रहे हैं। बट समर टाइमिंग जो है वो 10 से 2 और 4:30 से 8 बजे तक है। नाज़रीन, ये सिर्फ़ एक एक ऐसा ही सेशन नहीं था, हम लोग इससे पहले भी कार्डियक से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड और लीगल से रिलेटेड, ऐसे ही नहीं कि हम पॉलिटिकल लोगों को यहाँ पे इनवाइट करते हैं और उनसे नाज़रीन से रूबरू कराते हैं, बल्कि हम हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा चौकस रहते हैं और हेल्थ से मुताल्लिक जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड डॉक्टर हमें को अवेलेबल हो पाते हैं, हम उससे आपको रूबरू कराते हैं और आपकी जो परेशानियाँ, उलझनें हैं, हम आपको उससे ऑनलाइन हम सलाम नजीबा बिनौर एक्सप्रेस के प्लेटफ़ॉर्म से हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, जो डॉक्टर हम यहाँ पर लाते हैं और जो आपको सवालों के जवाब आपको देते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग उससे 100% सैटिस्फाई हो सकते हैं। चलिए फिर किसी दिन किसी और एक स्पेशलिस्ट को आपसे रूबरू कराएँगे और आप हमें बताइएगा कि किस तरह का आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आपके इस सलाम नजीबा बिन एक्सप्रेस के स्टेज पर लाएँगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम इंशाअल्लाह उनको 100% सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने शुक्रिया, हमारे इस्लाम शुक्रिया। नजीबाद में बिजनौर एक्सप्रेस में आकर आपने अपने कीमती लम्हात से हमें चंद लम्हात सर्व किए। हम आपके एहसानमंद हैं, ममनून हैं, मशकूर हैं। चलिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।